स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे माइकोरहिज़ा को। पिछले लेक्चर में हमने बेटा लाइकन्स को स्टडी कर लिया था। हमने क्या कहा था, लाइकन क्या होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है किस किस के बीच में, एल्गी और फंगाई के बीच में। उसी तरीके से माइकोरहिज़ा में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। कहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, एक पार्टनर तो होता है फंगस और दूसरा पार्टनर होता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है इसको कहा जाता है माइकोरहिज़ा। अक्रेंस की अगर हम बात करें कि हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो जनरली माइकोरहिज़ल एसोसिएशन हमें मोस्टली उन जगह पे दिखाई देती है जहाँ पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सोइल है। कोई भी प्लांट जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सोइल में ग्रो कर रहा है तो वो क्या कर लेगा बेटा, माइकोरहिज़ल एसोसिएशन बना लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइकोरहिज़ा में जो फंगल पार्टनर होता है वो वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो सोइल तो न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट है, लेकिन फिर भी प्लांट चाहता है कि उसके न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, तो इसलिए प्लांट क्या कर लेता है, फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेता है। जो 90% हायर प्लांट्स होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेते हैं क्योंकि उनकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल एग्रीकल्चरल क्रॉप ये भी क्या करती हैं बेटा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेती हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल क्रॉप लैंड के अंदर मोस्टली न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंसी होती है, तो ऐसी जो क्रॉप्स होती हैं वो मोस्टली क्या करती हैं, फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेती हैं। ठीक है, लेकिन किसको छोड़कर, एक्सेप्ट राइस को छोड़ देना। राइस में आपको माइकोरहिज़ल एसोसिएशन देखने को नहीं मिलेगी, बाकी जितनी भी ऑलमोस्ट एग्रीकल्चरल क्रॉप है वो भी माइकोरहिज़ल एसोसिएशन शो करती है। अब क्वेश्चन आता है कि जो रूट्स माइकोरहिज़ल एसोसिएशन शो करती है, क्या वो रूट्स बाकी रूट्स से डिफर करती है, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, कैसी दिखाई देती है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, दीज रूट्स डोंट पेनिट्रेट डीप। सोइल के अंदर ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट नहीं करती है, ये मोस्टली कहाँ रहती है, सुपरफिशियल लेयर में ही रहती है। सोइल की जो सुपरफिशियल लेयर है उन्हीं के अंदर ही ये रहती हैं, ज़्यादा डीपर लेयर में पेनिट्रेट नहीं करती है। इनकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इनके अंदर 3 टाइप्स में इनको कैटेगराइज करेंगे, कोरेलॉइड रूट, ट्यूबरस रूट और नोड्यूलेटेड रूट। कोरेलॉइड रूट जो होती हैं इनके अंदर ये रूट्स इरेगुलर शेप की होती है एंड ब्रांच्ड होती है। कैसी होती है बेटा, ब्रांच्ड, इरेगुलर एंड ब्रांच्ड। ठीक है, इनकी अपीयरेंस कैसी देखने को मिलेगी, ऐसे इरेगुलर अरेंजमेंट होती है और यूँ ब्रांचिंग शो करती है। जबकि जो ट्यूबरस रूट होती हैं ट्यूबर लाइक आउटग्रोथ शो करती है। आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके की अपीयरेंस इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी जो अपीयरेंस शो करे ऐसी रूट्स को हम क्या कहेंगे, ट्यूबरस रूट। जबकि नोड्यूलेटेड जो रूट्स होंगी वो नोड्यूल्स की फॉर्मेशन शो करेगी। किसके फॉर्मेशन शो करेगी, नोड्यूल्स की फॉर्मेशन शो करेगी। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो माइकोरहिज़ल रूट्स होती हैं दे डोंट हैव रूट कैप एंड रूट टिप। इनके पास ना तो रूट कैप होती है ना ही रूट टिप होती है। ठीक है, रूट कैप क्या होती है, जो रूट के टिप पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो इनके अंदर ना तो ये रूट कैप होती है ना ही ये रूट का टिप पार्ट होता है। जनरली जब एक फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है रूट के साथ, तो फंगस डोंट इन्फेक्ट रूट बियॉन्ड कॉर्टेक्स रीजन।
कॉर्टेक्स से आगे इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। अब कॉर्टेक्स क्या है, आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो। आउटर मोस्ट जो लेयर होगी रूट की वो क्या होगी, एपिब्लिमा, जिसके अंदर आपको रूट हेयर्स भी दिखाई देंगे। उसके नीचे जो लेयर्स होती हैं वो होती हैं फ्यू लेयर कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स के नीचे होती है एंडोडर्मिस, फिर होती है पेरिसाइकल। तो ये लेयर आप पढ़ के आए हो। तो कभी भी फंगस जो है वो रूट को कॉर्टेक्स से आगे इन्फेक्ट नहीं कर पाता, कॉर्टेक्स रीजन तक ही पेनिट्रेट कर पाता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि वो कॉर्टेक्स से आगे नहीं जाता, तो कॉर्टेक्स के आगे क्या है, एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल है, फिर आपको वस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। तो फंगस डोंट अफेक्ट द वस्कुलर बंडल, ना तो ये रूट के वस्कुलर बंडल को अफेक्ट करते हैं, ना ही रूट के ग्रोइंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ना तो वस्कुलर बंडल को अफेक्ट करते हैं, ना ही ग्रोइंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। ना तो इनके पास ऐसी रूट के पास रूट कैप और रूट टिप नहीं होती है, और इन रूट्स के वस्कुलर बंडल और ग्रोइंग पॉइंट को कभी भी फंगस अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब आते हैं वैन फोम। तो ज़्यादातर प्लांट्स में जो माइकोराइजल एसोसिएशन बनती है वो प्लांट में सीडलिंग स्टेज में ही बन जाती है। किस में बन जाती है, सीडलिंग स्टेज में। लेकिन किसको छोड़ दो, एक्सेप्ट ऑर्चिड। ऑर्किड को अगर हम छोड़ दें तो बाकी प्लांट्स में जो प्लांट है वो माइकोराइजल एसोसिएशन जो करता है वो सीडलिंग स्टेट में ही कर लेता है, ठीक है। ऑर्किड के अंदर भी हालांकि इट इज प्रेजेंट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, बहुत स्टार्टिंग से ही इसके केस में प्रेजेंट होती है, बाकी में सीडलिंग स्टेज में बन के तैयार होती है। अब हम आते हैं माइकोराइजा का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ टाइप ऑफ माइकोराइजा। ये माइकोराइजा का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके अंदर फंगस कहाँ तक अटैक करता है उसके बेसिस पर माइकोराइजा को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक है एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा है बेटा एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा में जो बल्क ऑफ फंगस होता है it lie on the surface of root, on the surface of root। ये कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, सरफेस ऑफ रूट पे ही रहता है। while a part in intercellular space of cortex, कुछ हिस्सा, सम पार्ट, मोस्ट ऑफ द जो बल्क है फंगस का वो सरफेस पे ही रह जाता है। कुछ ही पार्ट इसका ऐसा है जो कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं उनके बीच बीच में जो स्पेस होता है, ये कॉर्टेक्स की सेल है, तो इनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वहाँ तक सिर्फ कुछ ही सेल्स पहुँच पाती है, कुछ ही फंगस पहुँच पाते हैं। जबकि एंडोमाइकोराइजा में क्या होता है, मोस्टली फंगस रिजाइड इन कॉर्टेक्स। उल्टा है, इसमें ज़्यादातर जो फंगस होता है वो कॉर्टेक्स में रिजाइड करता है। लेकिन कॉर्टेक्स में वो दोनों तरीके से मिलेगा, इंट्रासेल्युलरली एंड इंटरसेल्युलरली, जबकि इसमें कैसे था, इंटरसेल्युलरली। इंटरसेल्युलरली का मतलब तो होता है बेटा कि इन बिटवीन द सेल्स, और इंट्रा मतलब सेल के अंदर एंटर कर जाता है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ मिलेगा तो इंटरसेल्युलरली मिलेगा। इसमें फंगस का ज़्यादातर पार्ट सरफेस पे ही रहता है, कॉर्टेक्स में बहुत कम पार्ट एंटर करता है, और यहाँ पर फंगस का ज़्यादातर पार्ट कॉर्टेक्स में रिजाइड करता है, इंट्रासेल्युलरली और इंटरसेल्युलर, ठीक है। जो फंगाई एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन करते हैं उनके केस में ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक सिंगल फंगस फॉर्म association with a particular plant,
एक पर्टिकुलर फंगस जो है वो एक पर्टिकुलर प्लांट के साथ ही एसोसिएशन शो करता है, ठीक है। जबकि एंडोमाइकोराइजा में क्या है, एक फंगस जो है, एक सिंगल टाइप का फंगस फॉर्म एसोसिएशन विद ए नंबर ऑफ प्लांट। दैट मीन्स यहाँ पे स्पेसिफिसिटी नहीं होती है, 1 to 1 रिलेशनशिप नहीं होता है। यहाँ पर एक फंगस कई सारे प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि जब माइकोराइजल एसोसिएशन होती है तो उसमें फंगल पार्टनर कौन सा होता है और वो किस रूट के साथ सिम्बायोटिक, कौन कौन से रूट पार्टनर एक्ट करते हैं। तो जो फंगल पार्टनर माइकोराइजा में एक्टोमाइकोराइजा जो एसोसिएशन करता है वो मोस्टली बिलोंग करता है बेसिडियोमाइसीटीज से। मोस्टली किससे बिलोंग करेगा, बेसिडियोमाइसीटीज। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लाइकन, और लाइकन में हमने क्या कहा था, जो फंगाई मोस्टली लाइकन की एसोसिएशन करते हैं वो एस्कोमाइसीटीज क्लास से बिलोंग करते हैं, जबकि एक्टोमाइकोराइजल जो फंगाई एसोसिएशन शो करते हैं वो मोस्टली बेसिडियोमाइसीटीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल कुछ फंगाई के मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि अमानिटा जो रोमन एम्परर को पॉइजन करने के लिए दिया गया था, जिसके स्पोर आइनोसाइबी, राइजोपागन, स्क्लेरोडर्मा, इसी तरीके से और भी कुछ एग्जांपल्स हैं तो वो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि मॉलिटस एंड ट्राइकोलिना। तो ये मेन एग्जांपल थे। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फंगल पार्टनर जो होता है एक्टोमाइकोराइजा में वो मोस्टली किससे बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइसीटीज से, जबकि जो एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन करता है वो मोस्टली बिलोंग करता है जाइगोमाइसीटीज क्लास से। किससे बिलोंग करता है, जाइगोमाइसीटीज क्लास से। फॉर एग्जांपल एंडोगोना, ग्लोमस। ग्लोमस एक ऐसा जीनस है इसका विच फॉर्म मैक्सिमम माइकोराइजल एसोसिएशन। जो जीनस मैक्सिमम माइकोराइजल एसोसिएशन शो करता है वो जीनस कौन सा है, ग्लोमस। इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो ये एक जाइगोमाइसीटीज का मेंबर है। इसके अलावा स्क्लेरोसिस्टिस, ठीक है। हालांकि सम टाइम कई बार क्या होता है, बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर भी आपके एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो कई बार बेसिडियोमाइसीटीज का मेंबर भी कर लेता है, जैसे कि राइजोक्टोनिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, लाइकन में तो मोस्टली एस्कोमाइसीटीज के मेंबर इन्वॉल्व होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा में मोस्टली बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर, और एंडोमाइकोराइजा में बेटा आपके जाइगोमाइसीटीज के मेंबर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। रूट पार्टनर की अगर हम बात करें तो एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन हमें देखने को मिलेगी बनियन ट्री में, जैसे कि फॉर एग्जांपल बनियन ट्रीज का एक एग्जांपल आ गया पीपल का पेड़ जो होता है, पीपल। ऐसे ही एंडोमाइकोराइजल हमें कहाँ देखने को मिलेगी, मैपल प्लांट में और ऑर्किड में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, एंडोमाइकोराइजा का एक पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्या कि एंडोमाइकोराइजा को हम वैम भी कहते हैं। वैम की फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वैम की फुल फॉर्म क्या है, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। क्या है बेटा, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। ये हम किसको भी कहते हैं, एंडोमाइकोराइजा को भी कहते हैं। किसको कहते हैं, एंडोमाइकोराइजा को। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है एंडोमाइकोराइजा मोस्टली कॉर्टिकल सेल्स में मिलते हैं। तो इनसाइड कॉर्टिकल सेल या तो ये स्वोलन वेसिकल्स बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, या तो स्वोलन वेसिकल्स बना लेते हैं, या फिर एक फाइनली ब्रांच्ड मास बना लेते हैं।
या फिर क्या बना लेते हैं, फाइनली ब्रांच्ड मास, जिसको हम क्या कहेंगे, आर्बस्क्यूल स्केल। ठीक है, ये जो वेसिकल्स हैं और ये जो आर्बस्क्यूल्स हैं, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द कॉर्टिकल सेल। फंगस की हेल्प करेंगी कि वो कॉर्टिकल सेल से क्या कर ले, नरिशमेंट को एब्जॉर्ब कर ले। किसको एब्जॉर्ब कर ले, नरिशमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। वैम स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड होता है फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन के लिए, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वैम स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड होता है किसके लिए, फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, अब हमने कहा माइकोराइजा में दो पार्टनर होते हैं, एक तो होता है रूट पार्टनर, एक होता है फंगल पार्टनर। तो दोनों पार्टनर, क्योंकि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन शो करते हैं। तो रूट फंगाई को बेनिफिट देगा और फंगाई किसको देगा, रूट को। तो रूट क्या बेनिफिट देता है, एक तो क्योंकि फंगाई हेट्रोट्रॉफिक होता है, तो रूट क्या करेगा, उसको फूड प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड फूड। किसकी फॉर्म में, फूड किसकी फॉर्म में देगा, शुगर की फॉर्म में देगा। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, एट प्रोवाइड शेल्टर टू फंगाई। अब तुम एक चीज ध्यान देना, जब हमने लाइकन पढ़ा था तो उस केस में शेल्टर कौन दे रहा था, फंगाई। लेकिन अब शेल्टर कौन दे रहा है, रूट दे रहा है। किसको दे रहा है, फंगाई को। वहाँ फंगाई शेल्टर प्रोवाइड कर रहा था किसको, एल्गी को। ये चीज़ ध्यान रखना। फंक्शन ऑफ फंगल पार्टनर की बात करें तो एक तो हमने बता ही दिया, वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वहाँ पे भी यही इसका मेन फंक्शन था। तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है बेटा, मान लो एक आपका प्लांट है जो इसकी रूट्स हैं, लेकिन ये रूट सिर्फ इतने एरिया से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही थी, और यही रूट अगर माइकोराइजल एसोसिएशन कर लें तो इनका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। अब एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है तो ये न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को एनहांस करती है। ठीक है, लगभग मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो NPK जो मेन न्यूट्रिएंट होता है, जिसमें सोइल ज़्यादातर डेफिशिएंट होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जो प्लांट्स को सबसे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए था, ये उसकी एब्जॉर्प्शन को 2 से 3 टाइम्स बढ़ा देता है। कितने टाइम्स बढ़ा देता है, 2 से 3 टाइम्स बढ़ा देता है। और एक ये मिनरल एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाता है ये मैं आपको बता दूं। आपको पता है फंगाई जो है एक इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर का काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करेंगे, और उस डीकम्पोजिशन से जो मिनरल फ्री होते हैं उस मिनरल को किसको प्रोवाइड कर देगा, प्लांट को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये भी देखा गया है कि जो फंगल पार्टनर होता है ये कुछ केसेस में एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस की सिक्रीशन करता है, जो कि यंग रूट को पैथोजन के अटैक से बचाती है। यंग रूट्स जो होते हैं उन पे पैथोजन का अटैक ज़्यादा होता है, तो अगर माइक्रोराइजल एसोसिएशन हो जाती है तो ये जो फंगल पार्टनर होता है ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस की सिक्रीशन करता है, जिससे वो पैथोजन के अटैक से यंग रूट को प्रोटेक्ट कर लेता है। इवन जो फंगल पार्टनर होता है ये प्लांट को एडवर्स एनवायरनमेंट में ग्रो भी कराता है। किसमें ग्रो कराता है, एडवर्स एनवायरनमेंट, मतलब कंडीशन सुटेबल नहीं है तो भी प्लांट क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। जैसे कि मिनरल डेफिशिएंट सोइल, हमने कहा ज़्यादातर जो सोइल मिनरल डेफिशिएंट होती है उसमें जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं उसमें मोस्टली माइकोराइजल एसोसिएशन कर लेते हैं। दूसरा सोइल होगी सलाइन, सलाइन सोइल में भी प्लांट को सर्वाइव कर लेगा। अनफेवरेबल पीएच और टेम्परेचर भी अगर होगा तो उन कंडीशंस में भी फंगाई क्या कर लेता है, उसको अलाउ कर देता है कि प्लांट कंफर्टेबली वहाँ पे ग्रो करता है। तो ये था बेटा हमारा लाइकन का टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान देना। ये 3 टॉपिक बिल्कुल ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको छोटे टॉपिक्स में से कुछ भी स्किप नहीं करना है। एक तो लाइकन सबसे इम्पॉर्टेंट है, माइकोराइजा और वायरस, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। अगर आप इनके ऊपर आधा आधा पौना पौना 1-1 घंटा भी लगाते हो,
आधे घंटे में आपका लाइकन आराम से हो जाता है अगर आप कंसंट्रेटली पढ़ोगे तो, आधे घंटे में लाइकन हो जाता है, और 1-1.5 घंटे में आपका वायरस तैयार हो जाता है। मतलब आप काफ़ी हद तक क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाओगे अगर इन चैप्टर्स पे, छोटे छोटे चैप्टर्स पे आपने फोकस किया। थैंक यू बेटा।